लोकसभा की शक्तियों में फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियां माने विधि निर्माण संबंधी शक्तियां या कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां क्योंकि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बांटी गई हैं। कौन सी सूचियों के अंतर्गत? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो 97 विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है और ये जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है इसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। इसमें जो साधारण विधेयक है वो लोकसभा में भी पहले प्रस्तुत हो सकता है और पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। कौन से विषयों की बात कर रहे हैं हम? संघ सूची के 97 विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है और दूसरा जो राज्य सूची के 66 विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और जो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो जो 47 विषय हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन दोनों में इसका यदि जो दोनों ने अगर कानून बना दिया और वो कानून विरोधाभासी है, परस्पर मेल नहीं खाता, तो राज्य सरकार का जो कानून है वो रद्द हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकसभा की वैधानिक शक्तियों का। तो लोकसभा 97 विषयों पर कानून बना सकती है जो कि संघ सूची के विषय हैं और इस शक्ति का प्रयोग लोकसभा किसके साथ मिलकर करती है? राज्यसभा के साथ। साधारण विधेयक पर यदि साधारण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है तो लोकसभा में पास होने के बाद हो जाएगा राज्यसभा के पास और राज्यसभा उसको 6 मास के लिए रोक सकती है अधिकतम। चाहे तो जवाब दे दे उस पर उसको या तो सभी उस पर जब लोकसभा में विधेयक पारित होगा तो उसी प्रोसीजर से वो राज्यसभा में भी पारित होता है। जैसे लोकसभा में कोई भी विधेयक है उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर है, वहां पारित होता है। राज्यसभा या तो उसको पारित कर दे या रद्द कर दे या 6 महीने के लिए अधिकतम उसको रोक सकती है। तो ऐसे में लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जब राज्यसभा में गया, राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक उस पर कार्यवाही यदि नहीं करती है, उसको रोक लेती है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा की और राज्यसभा की। और यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें लोकसभा के भी सारे सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी सारे सदस्य भाग लेते हैं। और सदस्य किसके ज्यादा हैं दोनों में से? लोकसभा के। तो ऐसे में जो पुनः जब संयुक्त अधिवेशन में जो संयुक्त बैठक में ये वो विधेयक फिर से प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर जीत जो है वो लोकसभा की ही होती है। तो इसका अर्थ क्या है? साधारण विधेयक पर लोकसभा की जो शक्ति है वो राज्यसभा से अधिक है। सेकंड इसमें आ जाएगा राज्य सूची में अंकित विषयों के संबंध में लोकसभा की वैधानिक शक्ति। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को। लेकिन यदि राज्यसभा, अब राज्यसभा किसका हिस्सा है? केंद्रीय सरकार का। राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय इस समय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो लोकसभा ने केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाता है। तो केंद्रीय सरकार को जो शक्ति प्राप्त होगी माने उस पर कानून बनाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। और उसमें भी स्थिति क्या है कि यदि साधारण विधेयक है तो उसमें लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। माने कोई भी विधेयक जो राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित है उस पर भी शक्ति लोकसभा की राज्यसभा से अधिक है। थर्ड इसमें आ जाएगा वित्तीय शक्तियां।
दो तरह के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक और धन विधेयक। विधेयक हम किसे कहेंगे? कानून निर्माण से संबंधित जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कानून तो वो तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उससे पहले वो क्या है, एक प्रस्ताव है, उसे ही विधेयक कहा जाता है और इंग्लिश में इसको बिल कहते हैं। तो जो विधेयक जिसमें धन संबंधी कोई बात नहीं है उसको साधारण विधेयक कहा जाता है, और दूसरा होता है वित्त विधेयक जिसमें धन संबंधी कोई बात है, कोई भी नया टैक्स लगाया गया है, कोई भी पुराना टैक्स हटाया गया है, या किसी भी तरीके से किसी टैक्स के स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया है, तो वो धन संबंधी उसमें कोई भी वर्णन आ गया तो वो धन विधेयक है। तो तीसरी शक्ति क्या है? वित्तीय शक्तियां। तो जो धन विधेयक है वो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। साधारण विधेयक के लिए स्थिति क्या है? साधारण विधेयक पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है और पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया तो पास होकर लोकसभा के पास आ जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत हो गया तो पास होकर राज्यसभा के पास चला जाएगा। लेकिन धन विधेयक पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन किसका है? जनता का, और जनता के धन पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को ही निर्णय लेने का हक है। इसलिए धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और लोकसभा में जब धन विधेयक पारित हो जाता है तो फिर वो जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा मात्र उसको 14 डेज तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक राज्यसभा उस पर कार्रवाई कर दे, उसको सिग्नेचर करके पास करके वापस भेज दे तो ठीक है, नहीं भेजा तो वो एज इट इज पास माना जाएगा, जो 14 दिन पूर्व की स्थिति में उसका स्वरूप था। जो राज्यसभा है उससे संबंधित कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन वो सुझाव लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर रहता है। माने जो धन विधेयक है उस पर जो राज्यसभा की शक्ति है वो शून्य है। क्लियर है यहाँ तक?